इंटरमीडिएट का खंड खा का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के विषय में अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं कि आप इसे भली प्रकार समझेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि देशी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। देशी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है और स्वतंत्रता के समय इनकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ एक शब्द आया रजवाड़े। ये एक ऐसा शब्द है कि रजवाड़े हमने सुना ही नहीं है, सुना है तो समझा नहीं है। तो आज मैं इसे आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखो, ब्रिटिश शासन के समय भारत जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब शासन के मामले में। एक हिस्से में ब्रिटिश शासन था, मतलब ब्रिटिश प्रभाव वाले भारतीय प्रांत थे, और दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े, यानी कि जो शासन व्यवस्था थी तो जिसपे ब्रिटिश का प्रभाव था, एक तो वो प्रांत थे और एक वो प्रांत थे जिसमें रजवाड़ों का प्रभाव था। तो रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, यानी कि जिस शासन पे राजाओं का अधिकार था वह शासन रजवाड़े कहलाए। क्या कहलाए? रजवाड़े। जैसे कि राजा महाराजाओं के जो शासन होते थे तो उनको ब्रिटिश प्रांत में वो क्या कहलाए? रजवाड़े कहलाए। तो राजाओं ने ब्रिटिश शासन की अधीनता तो स्वीकार कर ली। ब्रिटिश राज में राजाओं ने उनकी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन वह अपना आंतरिक शासन स्वयं चलाते थे। यानी कि वो ब्रिटिश के गुलाम तो थे, लेकिन शासन व्यवस्था जो थी वो राजाओं के ही हाथ में थी, आंतरिक स्तर की, कि यहाँ के हम राजा हैं, हम शासन चलाएंगे, जो हम कहेंगे वो होगा। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि देशी रजवाड़ों की संख्या जो है वो 565 थी। कितनी थी? 565। अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि सरदार पटेल जी की क्या भूमिका रही देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की। तो सरदार पटेल ने एकीकरण, यानी कि भारत को एक करने की मुहिम चलाई। अधिनियम, जो अधिनियम बने उसके अंतर्गत, और प्रजातंत्रीय, यानी कि सभी का भला होना चाहिए, प्रजा का हित होना चाहिए, की विधियों द्वारा अधिकांश रियायतों को भारत में मिलाया। क्योंकि देशी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। तो उन्होंने अधिकांश को तो अपने भारत में शामिल कर लिया, यानी कि एक भारत बनाया, एक भारत बनाया। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और आपके जम्मू कश्मीर आदि ऐसे कुछ और रह गए थे रजवाड़े, जिन्होंने भारतीय शासन में शामिल होने से मना कर दिया कि हम भारतीय शासन में शामिल नहीं होंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करा लिया। तो मैं समझता हूं आप ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा से ही दिल को दुखाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इस शर्त पे मिली कि हमारे देश के दो हिस्से होंगे, एक का नाम होगा भारत और दूसरे का पाकिस्तान। तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत भारत के विभाजन से संबंध रखता है, भारत के विभाजन से संबंध रखता है। जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में किया, और वो अलग राष्ट्र क्या था? पाकिस्तान बनाना।
पाकिस्तान को बनाना। मुस्लिम लीग के अनुसार, मतलब मुस्लिम लीग का कहना यह था कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, वह हिंदू और मुस्लिमों का देश है। इसलिए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। और यही विवाद जो बढ़ता गया और फिर जो है भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता के बाद दो राष्ट्र बने, जिसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, बल्कि पता ही नहीं होगा। तो मैं भी इसके बारे में आपको बताता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक वो अधिकार पत्र था जिसके द्वारा जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और हुआ, तो उसके पश्चात जो देसी रजवाड़े थे और ब्रिटिश प्रांत थे, तो उन पर एक अधिकार पत्र बनाया गया था, जिन्होंने उस अधिकार पत्र के द्वारा एक अपनी सहमति दी कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, और उस पर हस्ताक्षर किए। तो जिस कागज पे हस्ताक्षर किए गए थे, उस कागज को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। अब देखो विस्तार से, अधिकतर रजवाड़ों के भारत शासकों ने भारत संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए, और वही सहमति पत्र क्या कहलाया बताओ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाया। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन के पश्चात हैदराबाद रियासत, विभाजन के पश्चात हैदराबाद रियासत भारत संघ का भाग कैसे बना? यानी कि हैदराबाद जो है वो भारत संघ में किस प्रकार शामिल हुआ? स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को ये छूट दे रखी थी कि वह भारत या पाकिस्तान अथवा स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को बनाए रख सकते हैं। यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपकी इच्छा है, आप चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं या हिंदुस्तान के साथ, या आप स्वतंत्र रहें। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन परिस्थिति देखते हुए, हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद का निजाम था, उस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की क्या करा? अपने आप को घोषणा कर दी कि मैं न भारत में मिलूंगा और न पाकिस्तान में, और मैं स्वतंत्र रहूंगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूंगा, और उन्होंने ये निर्णय कर लिया। और खास बात ये थी कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान से परोक्ष रूप से मिला हुआ था, यानी कि उसकी विशेष चाहत जो थी वो पाकिस्तान के साथ ही थी। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित था, जैसे कि यहाँ वर्तमान में आप भी आज वही भी हैदराबाद है, तो ये भारत के केंद्र में था। और इसका क्षेत्रफल अगर आप सुनेंगे, ताजुब करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1,32,000 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि इतना विशाल क्षेत्र था ये।
जिसका क्षेत्रफल 1,32,000 किलोमीटर था और इसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्रफल को भारत से अलग रखना उचित भी नहीं था, क्योंकि वो केंद्र में था। और इसकी जो जनसंख्या थी 1,40,00,000 में 85% जनता जो है वो हिंदू थी। 85% जनता हिंदू थी और हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान से हथियार खरीद करके हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो जब ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली तो उन्होंने माउंटबेटन के साथ मिलकर के निजाम को समझाने की कोशिश करी कि आप भारत में शामिल हो जाइए और भारत में शामिल होने से ही आपका भला है, पाकिस्तान के साथ शामिल होने से नहीं। लेकिन उसने ये बात अस्वीकार कर दी और वो पाकिस्तान के इशारे पर चलने लगा। जब निजाम इस बात को नहीं माना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी और वह सेना जो है 13 सितंबर 1947 से 18 सितंबर 1947 तक दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और अंत में हैदराबाद की सेना हार गई और भारत में हैदराबाद शामिल हो गया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत समझाने पर भी हैदराबाद के निजाम नहीं माना और अंत में युद्ध के माध्यम से ही भारत में हैदराबाद को शामिल किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में जूनागढ़ किस प्रकार शामिल हुआ? ये भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और ये 100% परीक्षा में आता है। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है। मतलब उस समय जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य था। इसमें बावरियाबाड़, मानवदार तथा मंगरोल नामक जागीरें शामिल थी। कौन कौन सी? बावरियाबाड़, मानवदार और मंगरोल नामक जागीरें शामिल थी। जूनागढ़ की लगभग 80% जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। यानी जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो 80% हिंदू थी। जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का निर्णय किया। यानी कि उस जूनागढ़ के जो नवाब था महावत खान, उसने कहा कि मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा और मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। सितंबर 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ और सितंबर 1947 में जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के शामिल होने का अनुमोदन किया, जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के शामिल होने का अनुमोदन किया तब भारत सरकार को धक्का लगा, मतलब गहरा दुख हुआ। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां थी वो पाकिस्तान के विरुद्ध, मतलब पक्ष में नहीं थी। वो हिस्सा जो है वो इंडिया के हित में था और पाकिस्तान में वो शामिल हो नहीं सकता था। तो परंतु जूनागढ़ के शासकों के मनाने पर भी, मतलब महावत खान से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया कि आप मान जाइए, हमारे भारत संघ में शामिल होइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था।
और जब उसने नहीं माना तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत सरकार की जो सेना है उसको आदेश दिया कि आप जो है जूनागढ़ को किसी भी रूप में अपने संघ में शामिल करो। जूनागढ़ में भारतीय सैनिकों को सामना करने की क्षमता नहीं थी। जूनागढ़ के जो सैनिक थे उसमें भारतीय सैनिकों से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने एक पहले अर्जी दी। अर्जी का मतलब एक लेटर। तो लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र हुकूमत के लिए, मतलब वहां की जो 80% जनता थी उसने एक प्रार्थना पत्र दिया हुकूमत के लिए कि हम जो है पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते। तो पहले उन्होंने हुकूमत को दिया। कौन सी हुकूमत? जूनागढ़ के नवाब। उसके पश्चात भारत सरकार को दिया एक पत्र कि हम जो है पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते हैं और हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। और 99% जनसंख्या ने भारत संघ में शामिल होने का निर्णय किया और इस जनमत के आधार पर जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग है। मैं समझता हूँ आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे।